तो टाटोमरिज्म पढ़ने से पहले एक छोटी सी डेफिनेशन हम पढ़ते हैं। आइसोमरिज्म, आइसोमरिज्म आपने पढ़ा हुआ है कि आइसोमर्स क्या होते हैं। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट हो या उनके अंदर एटम की तरतीब डिफरेंट हो, उनको हम आइसोमर कहते हैं और इस प्रोसेस को, इस फिनोमिना को हम कहते हैं आइसोमरिज्म। मिसाल के तौर पर ये आपके सामने पेंटेन है। पेंटेन का फार्मूला होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C5H12, ठीक है, C5H12 है। तो इसमें C5H12 वाले फार्मूले में तीन तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं। एक ये पेंटेन बनता है, एक आइसोपेंटेन बनता है और एक नियोपेंटेन बनता है। ये तीनों डिफरेंट कंपाउंड है। तीनों के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की तादाद सेम है, लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन की आपस में जुड़ने की तरतीब का फर्क है, जिसकी वजह से इनकी हम कहते हैं ये तीनों एक दूसरे के आइसोमर हैं और इस फिनोमिना को हम आइसोमरिज्म कहते हैं। एक दूसरी एग्जांपल देखें कि ये क्लोरोप्रोपेन है। इसमें क्लोरीन 1 पोजीशन पे लगा हुआ है, इसमें क्लोरीन 2 पोजीशन पे लगा हुआ है। तो ये पोजीशन का फर्क है, तो ये भी एक दूसरे के आइसोमर है। मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों का सेम है, लेकिन स्ट्रक्चर क्या है, थोड़ा सा डिफरेंट है। एक तीसरी एग्जांपल आइसोमर की, ये एथेनॉल और मिथॉक्सीमीथेन। मिथॉक्सीमीथेन को भी हमने देखा है एक और नाम से, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है। डाइमिथाइल ईथर का जो आईयूपैक नेम है वो मिथॉक्सीमीथेन है। आगे हमने इंशाल्लाह वो शुरू करना है नोमेनक्लेचर भी, ठीक है, डाइमिथाइल ईथर। कल हम टाटोमरिज्म क्या होता है, जैसा हमने अभी आइसोमरिज्म पढ़ा है, ये भी आइसोमरिज्म की एक टाइप है, लेकिन इसमें क्या होता है कि दो कंपाउंड आपस में उनका डिफरेंस होता है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन का, ठीक है। और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ साथ उनके अंदर एक डबल बॉन्ड की पोजीशन का भी फर्क होता है। तो ऐसे कंपाउंड्स को हम एक दूसरे के टाटोमर कहते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक कंपाउंड है, ये वाला, इसमें मिथाइल ग्रुप है, ये भी मिथाइल है, इसको कीटोन कहते हैं, डाइमिथाइल कीटोन है, ठीक है। डाई, या इसका नाम दूसरा प्रोपानोन भी है, डाइमिथाइल कीटोन, ठीक है। इसके दोनों तरफ मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, डाइमिथाइल कीटोन है, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि एक हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन, इस ऑक्सीजन अपने लोन पेयर की मदद से इस हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर सकता है, ठीक है। और ये वाला जो बॉन्ड है इसके नतीजे में इधर शिफ्ट हो जाता है। इस सारी कन्वर्जन के नतीजे में क्या होता है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है और हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो गया। अब ये जो दोनों कंपाउंड आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों का फार्मूला एक जैसा है, ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इनमें सिर्फ किस चीज का फर्क है, हाइड्रोजन की पोजीशन का फर्क है कि इसमें हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है, इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ जुड़ा हुआ है। और डबल बॉन्ड की पोजीशन का फर्क है कि इसमें डबल बॉन्ड ऑक्सीजन का और कार्बन का है, इसमें डबल बॉन्ड कार्बन और कार्बन का है। तो ये वाले जो दो आइसोमर्स हैं इनको हम कहते हैं टाटोमर्स, जिनका आपस में फर्क सिर्फ इतना है कि एक में हाइड्रोजन की पोजीशन कुछ और है और एक में हाइड्रोजन की पोजीशन कुछ और है, ठीक है। तो ये टाटोमर्स हैं। अब टाटोमरिज्म की पहली जो टाइप है जो हमने डिटेल में पढ़नी है वो है कीटोइनोल टाटोमरिज्म, जो कि हमने अभी पढ़ी है। कीटोइनोल टाटोमरिज्म से मुराद ये है कि इसमें एक कीटोन फॉर्म होती है, यानी कीटो फॉर्म, ये वाली, ठीक है, इसको हम कीटो फॉर्म कहते हैं जिसमें ये कीटोन होता है, ठीक है, या अल्डिहाइड भी हो सकता है, या इन शॉर्ट ये एक ऐसी फॉर्म होती है जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, कीटो फॉर्म इसको हम कहते हैं। और जो दूसरी फॉर्म है वो इनोल फॉर्म है। इनोल से मुराद क्या होता है, ये जो OH ग्रुप है ना, अल्कोहलिक फंक्शन ग्रुप, इसको हम ओल से पढ़ते हैं, अल्कानोल या एथानोल, मेथानोल वगैरह वगैरह। और ये जो डबल बॉन्ड है इसको आप पढ़ते हैं अल्कीन, मतलब इसके एंड पे नाम पे आता है ईन, ठीक है। तो ईन और ओल दोनों इसमें मौजूद होते हैं, इस वजह से हम इसको कहते हैं इनोल, ठीक है। तो ये टाटोमरिज्म की ऐसी टाइप है जिसमें एक कंपाउंड कीटो फॉर्म में होता है, मतलब उसमें कार्बोनाइल ग्रुप होता है, ये वाला, ठीक है। और दूसरा कंपाउंड जो होता है वो इनोल फॉर्म में होता है, मतलब उसमें ईन भी होता है और ओल भी होता है, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं कीटोइनोल टाटोमरिज्म। और कीटोइनोल टाटोमरिज्म कब होती है, ये उन कंपाउंड्स में होती है जिनमें, अच्छा ये देखें, ये इसका फंक्शनल ग्रुप है, ये वाला, ठीक है। और जो कार्बन फंक्शनल ग्रुप के साथ डायरेक्टली जुड़ा होता है ना उसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और उसके साथ जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा उसको भी हम बोलेंगे ये अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो ये अल्फा कार्बन, इधर भी ये वाला भी अल्फा कार्बन है, ठीक है, ये भी अल्फा कार्बन है, और इसके साथ जुड़ने वाला हाइड्रोजन भी क्या है, अल्फा हाइड्रोजन, ठीक है। जो डायरेक्टली फंक्शनल ग्रुप के साथ जुड़ा कार्बन होता है उसको हम अल्फा कार्बन कहते हैं। तो कीटोइनोल टाटोमरिज्म सिर्फ उन कंपाउंड्स में होती है जिनके अंदर कार्बोनाइल कंपाउंड्स के अंदर अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो। तो इसके अंदर अल्फा हाइड्रोजन है दोनों साइड्स पे, तो इसमें टाटोमरिज्म पॉसिबल है, ठीक है। और इसमें होता क्या है कि प्रोटॉन शिफ्ट होता है, मतलब जो हाइड्रोजन होता है वो बेसिकली प्रोटॉन की फॉर्म में जाता है ना, कि वो इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ के जाता है। तो प्रोटॉन शिफ्ट होता है जी कहाँ से, ऑक्सीजन पे शिफ्ट, कार्बन से, अल्फा कार्बन से प्रोटॉन शिफ्ट होता है और कहाँ पे जाता है जी, ऑक्सीजन पे जाता है, ठीक है। और साथ साथ एक डबल बॉन्ड की भी शिफ्टिंग होती है, और इस सारे प्रोसेस के नतीजे में एक इनोल बनता है।
और इस वजह से हम इसको इनोलाइजेशन भी कहते हैं और इसको कीटो इनोल टाटोमरिज्म भी कहते हैं। तो मतलब ये जो इसकी इसमें कन्वर्जन है ना इस कंपाउंड की, इसको हम बोलते हैं इनोलाइजेशन, क्योंकि इसमें इनोल बना है, इनोलाइजेशन। ठीक है, इनोलाइजेशन में प्रोटॉन शिफ्ट होता है एक अल्फा कार्बन से कहाँ पे, ऑक्सीजन पे, कार्बोनाइल ऑक्सीजन। ये कार्बोनाइल ऑक्सीजन था, ये अल्फा कार्बन था, तो अल्फा कार्बन से हाइड्रोजन शिफ्ट हो गया कार्बोनाइल ऑक्सीजन पे और साथ एक डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई। इसको हम बोलते हैं जी कीटो इनोल टाटोमरिज्म। जी समझ आइए इसकी डेफिनेशन की। ये जो कीटो इनोल टाटोमरिज्म है, ये इसमें प्रोटॉन ट्रांसफर होता है, तो इसका मैकेनिज्म बड़ा आसान सा है। इसको एसिड के थ्रू भी हो सकता है, बेस के थ्रू भी हो सकता है और बगैर किसी कैटालिस्ट के भी हो सकता है। मसलन जब एसिड के थ्रू होता है तो कैसे होता है कि ये एक एसिड है, एसिड का काम होता है प्रोटॉन प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये जो प्रोटॉन है इसके ऊपर ऑक्सीजन अटैक करता है, इस प्रोटॉन को अपने साथ अटैच कर लेता है। इसके नतीजे में ऑक्सीजन पे पहले आता है पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, और अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए वो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लेता है। जब ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है तो इस कार्बन पे आ जाएगा, इस कार्बन पे, ये वाला इस कार्बन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ये कार्बन अपना पॉजिटिव खत्म करने के लिए साथ वाले कार्बन को कहता है कि तुम अपना ये हाइड्रोजन वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दो। ठीक है, ताकि ये जो हाइड्रोजन अगर यहाँ से निकल भी जाएगा तो प्रोटॉन निकल भी जाएगा तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस मालिक्यूल ने पहले एक प्रोटॉन लिया हुआ है। तो इस पे सारे प्रोसेस में क्या होता है कि ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है और ये जो हाइड्रोजन यहाँ से निकलता है ये प्रोटॉन बन के निकल जाता है। ये वो प्रोटॉन था जो शुरू में यहाँ पे जहाँ से रिएक्शन स्टार्ट हुआ था, वो प्रोटॉन वापस मिल गया, क्योंकि कैटालिस्ट रिएक्शन में यूज नहीं होता और प्रोटॉन का मतलब है एसिड। ठीक है, और इस सारे प्रोसेस के नतीजे में ये इनोल फॉर्म बन जाती है। ठीक है, इसी तरह बेस के थ्रू भी ये मैकेनिज्म चल सकता है। बेस के थ्रू जब चलता है तो बेस में OH होता है और ये अटैक करता है प्रोटॉन पे। ठीक है, मैकेनिज्म के अटैक का फर्क है कि जब एसिड आता है प्रोटॉन तो वो अटैक करता है किस पे, ऑक्सीजन पे, बेस अटैक करता है प्रोटॉन पे। प्रोटॉन रिमूव होगा और अपने इलेक्ट्रॉन दे के जाएगा, जिसके नतीजे में इस कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज और ये कार्बन अपना नेगेटिव शेयर करने के लिए इधर बॉन्ड की सूरत में शेयर कर देगा और ये वाला डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, जिसके नतीजे में इस ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। अब ये वाला जो ऑक्सीजन है वहां से सोल्यूशन से पानी से एक प्रोटॉन को क्या कर लेगा, हासिल कर लेगा। प्रोटॉन को हासिल कर लेगा तो साथ एक OH ग्रुप निकलेगा, OH नेगेटिव। ये वाला वो OH था जो शुरू में यूज हुआ था और इसको वहां पे वापस कर दिया गया। तो इस तरह से ये जो टाटोमरिज्म का प्रोसेस है वो एसिड के थ्रू भी कैटालाइज हो सकता है, बेस के थ्रू भी हो सकता है। ठीक है, और अगर कोई कैटालिस्ट ना मिले तो ये एक दूसरे को भी कैटालाइज कर सकते हैं, इसको हम ऑटो प्रोटोलाइसिस कहते हैं। ठीक है, ये कल भी हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन करके तो फिर हम इसकी फर्दर प्रॉपर्टीज को पढ़ेंगे। ऑटो प्रोटोलाइसिस, ठीक है, ऑटो का मतलब होता है खुद ब खुद, प्रोटो का मतलब प्रोटॉन और लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। जो खुद ब खुद प्रोटॉन की ब्रेक डाउन हो रही है, एक मालिक्यूल का ऑक्सीजन दूसरे का जो एक का ऑक्सीजन दूसरे के प्रोटॉन के ऊपर हमला कर रहा है और उसको अपने साथ अटैच कर रहा है और इसका ऑक्सीजन इसके प्रोटॉन को जो है वो अपने साथ क्या कर लेगा, अटैच कर लेगा, दोनों इनोल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो बहरहाल हमने ये भी देखा था कि अगर कोई कैटालिस्ट ना मिले तो ऑटो प्रोटोलाइसिस हो जाता है, मतलब ये खुद ब खुद एक दूसरे को एक मालिक्यूल दूसरे को कैटालाइज कर देता है, एक एसिड बन जाता है दूसरा बेस बन जाता है, एक प्रोटॉन दे देता है एक ले लेता है। उसके नतीजे में भी जो ना वो क्या से कहते हैं टाटोमरिज्म का प्रोसेस शुरू हो जाता है। तो ये कीट हम पढ़ तो रहे हैं, हम कह रहे हैं जी कि एक मालिक्यूल में प्रोटॉन एक एटम से दूसरे एटम पे शिफ्ट हो जाता है। तो हमारे पास इस चीज का क्या सबूत है कि टाटोमरिज्म होता है, या हमने कभी देखा हो, हमारे पास इसकी क्या एविडेंस क्या है। देखिए कोई भी चीज है उसकी बुनियाद एविडेंस पे होती है, कोई भी जो थ्योरी है बेसिकली वो किसी फैक्ट को एक्सप्लेन करती है, किसी एविडेंस को वाजे करती है, उसकी वजाहत देती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो टाटोमरिज्म का जो है ना वो एविडेंस कहाँ से आता है, तो हम देखते हैं टाटोमरिज्म का एविडेंस ऑफ टाटोमरिज्म में क्या है। सबसे पहली चीज कि भाई टाटोमरिज्म का एविडेंस आता कहाँ से है। ठीक है, टाटोमरिज्म का एविडेंस देखने के लिए हम एक मॉलिक्यूल को स्टडी करेंगे। एसीटो एसिटिक ईस्टर एक मॉलिक्यूल है। ठीक है, एसीटो एसिटिक ईस्टर का जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ पे मैंने शो किया हुआ, यहाँ पे ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसको हम बोलते हैं एसीटो एसिटिक ईस्टर। यहाँ पे मैं बनाता हूँ इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है कि एक CH2 ग्रुप होता है। ठीक है, CH2 होता है। ठीक है, और इसके साथ एक C डबल बॉन्ड O है। ठीक है, फिर एक CH2 है, फिर C डबल बॉन्ड O है,
ठीक है। मैं कर रहा था सीटोएस्टिक ईस्टर इस तरह का एक मॉलिक्यूल होता है जी, ये वाला जिसका मैंने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ किया C2H5। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल है ना, इसके बारे में इसको जब हम स्टडी किया जाता है ना, तो ये कौन कौन सी प्रॉपर्टीज देता है। जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ, ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये वाला, ये हाइड्रोक्सिल अमाइन है, और ये जब रिएक्शन करता है ना एसिटिक ईस्टर के साथ, तो ये एक कंपाउंड देता है जिसको हम हाइड्रोक्सिल जो ना वो हम जिसको हम कहते हैं ऑक्साइम कहते हैं। ये वाला जो कंपाउंड है ना, ये वाला, ये फंक्शन ग्रुप, इसको हम ऑक्साइम बोलते हैं। ठीक है, अब ये वाला जो रिएक्शन है ना, ये सिर्फ वो वाले कंपाउंड देते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। कार्बोनाइल ग्रुप आपको पता है, जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इसको हम बोलते हैं कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, तो इसका मतलब है एसिटोएसिटिक ईस्टर अगर ये वाला रिएक्शन दे रहा है, तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। इस रिएक्शन में होता बेसिकली क्या है कि यहाँ पे ये जो O है और ये जो H2 है, ये यहाँ से निकल जाते हैं और नाइट्रोजन का डायरेक्ट बॉन्ड बन जाता है, यहाँ पे कार्बन होता है बेसिकली। अच्छा, ये एक आपको स्ट्रक्चर के हवाले से मैं एक बात बता दूं, बाज दफा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, इस स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, कोई बता सकता है बच्चा? ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया अभी, इस स्ट्रक्चर का को बता सकता है कि किस चीज का स्ट्रक्चर है ये? जी, कोई भी? ब्यूटानल। शाबाश, ब्यूटानल है। ठीक है, तो ब्यूटानल कैसे है, देखिए इसको समझने का तरीका ये है कि इसमें हर कॉर्नर पे एक, जहाँ पे कॉर्नर है वहां पे एक कार्बन होगा। ठीक है, मसलन ये यहाँ पे एक कार्बन है, ठीक है, यहाँ पे एक कार्बन है, यहाँ पे एक कार्बन है, और यहाँ पे एक कार्बन है। तो उस बाकी उसकी वैलेंसीज उसके साथ पूरी होंगी, नहीं CH2 या CH3 जो भी ग्रुप होना है, ठीक है, उसकी 4 वैलेंसी पूरी करनी है। तो ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करने का एक मेथड ये भी है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम करते हैं, जिसमें हर कॉर्नर जो है वो एक कार्बन को शो करता है। तो इसीलिए यहाँ पे ये जो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है, यहाँ पे इससे मुराद यहाँ पे क्या है, एक कार्बन है, और इस तरफ कोई से भी दो ग्रुप लगे हो सकते हैं। दोनों तरफ कोई R ग्रुप हो सकता है, एक तरफ R एक तरफ H हो सकता है, या दोनों तरफ R भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एक जनरल फार्मूला है। अच्छा, तो बात हम कर रहे थे कि ये वाला जो कंपाउंड है हाइड्रोक्सिलमाइन, ये वाला जो है ना वो ये वाला, ये हाइड्रोक्सिलमाइन है। हाइड्रोक्सिलमाइन का जब रिएक्शन होता है किसी कार्बोनाइल वाले कंपाउंड के साथ, किसी ऐसे कंपाउंड के साथ जिसके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाए, तो ये H2O वहां से रिमूव होता है, और उसके नतीजे में ये वाला एक जो है ना वो नया बॉन्ड बनता है, ये वाला, इसको हम ऑक्साइम बोलते हैं। तो ये सिर्फ वो वाले कंपाउंड ये रिएक्शन देते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है। अब एसिटोएस्टिक ईस्टर ये वाला रिएक्शन देता है, तो इसका मतलब इसके अंदर भी कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाता है, पहली बात। ठीक है, हम देखना चाह रहे हैं कि एसिटोएस्टिक एस्टर में कौन कौन सा ग्रुप पाया जाता है। अच्छा, उसके बाद एक और रिएक्शन है, एसिटोएस्टिक एस्टर को जब हम सियानोहाइड्रिन के साथ रिएक्ट करवाते हैं, या हाइड्रोजन साइनाइड इसको हम बोलते हैं, ये वाला HCN। ठीक है, इसके साथ जब रिएक्ट करवाते हैं, तो ये सॉरी ये इसके साथ रिएक्ट करके ये सियानोहाइड्रिन देता है। सियानोहाइड्रिन ये वाला कंपाउंड है। ठीक है, ये वाला सियानोहाइड्रिन कंपाउंड है, और यहाँ पे अगेन यहाँ पे क्या होगा, कार्बन होगा। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन भी वो कंपाउंड देते हैं जिनके अंदर कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाए, ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप। ठीक है, जिनके अंदर ये वाला कार्बोनाइल ग्रुप पाया जाएगा वो ये वाले रिएक्शन देंगे, बाकी नहीं देंगे। तो बेसिकली ये जो दो रिएक्शन पढ़े हैं हमने, ये हमें बताते हैं कि एसिटोएसिटिक ईस्टर के अंदर कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, यानी C डबल बॉन्ड O मौजूद है। ठीक है, ये पहली बात हो गई कि हमने कंफर्म कर लिया कि भाई एसिटोएसिटिक ईस्टर जो है उसमें उसके स्ट्रक्चर में कम से कम ये चीज जरूर है, C डबल बॉन्ड O, क्योंकि ये दो रिएक्शन सिर्फ वो देते हैं जिनके अंदर C डबल बॉन्ड O मौजूद हो। ठीक है, अच्छा, तीसरा काम हमने क्या किया, हमने उसका रिएक्शन करवाया सोडियम के साथ। ठीक है, अच्छा, अब सोडियम के साथ उसने रिएक्शन कर दिया और उसके नतीजे में हाइड्रोजन गैस बना दी। ये रिएक्शन जो होते हैं ना वो सिर्फ अल्कोहल देते हैं। अल्कोहल आपको पता है एक फंक्शन ग्रुप है जिसमें OH के फंक्शन ग्रुप होता है, उनको हम अल्कोहल बोलते हैं। तो अल्कोहल क्या करते हैं, अल्कोहल के अंदर ये ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है, हाइड्रोजन पे पार्शियल पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो क्या होता क्या है कि इस ऑक्सीजन का बॉन्ड बन जाता है सोडियम के साथ। ठीक है, सोडियम अपने इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और यहाँ पे जो प्रोटॉन है ये हाइड्रोजन बन के निकल जाते हैं। ठीक है, दो दो हाइड्रोजन यहाँ पे निकलेंगे, प्रोटॉन जो है वो हाइड्रोजन बन के रिलीज होंगे। तो इस सारे प्रोसेस में क्या होता है कि जब भी हम किसी अल्कोहल का रिएक्शन करवाते हैं सोडियम के साथ, तो उसमें हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है और साथ एक साल्ट बनता है। ठीक है, इसको हम सोडियम अल्कोक्साइड बोलेंगे। ये सोडियम है, सोडियम। ठीक है,
और जो अल्कोहल का होता है एनाइन, उसको हम अल्कोक्साइड बोलते हैं। ठीक है, मतलब अगर वो एथेनॉल है तो एथक्साइड, अगर मेथनॉल है तो मेथक्साइड, अगर प्रोपानॉल है तो प्रोपोक्साइड। ठीक है, तो ये वाला रिएक्शन देते हैं अल्कोहल। तो जब हम असीटोएसिटिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं ना सोडियम के साथ, तो वो भी ये वाला रिएक्शन देता है। अगर असीटोएसिटिक एसिड ये वाला रिएक्शन दे रहा है तो उसका मतलब ये है कि उसके अंदर OH ग्रुप भी मौजूद है। ठीक है, पहले हमने उसमें कहा कि भाई उसमें C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है। ठीक है, इस रिएक्शन ने ये बताया कि उसके अंदर इसके साथ साथ OH ग्रुप भी मौजूद है। ठीक है, दो चीजें हमने कंफर्म कर ली कि उसमें दो ये वाली चीजें हैं। अच्छा, तीसरा हमने एक रिएक्शन करवाया, बड़ा मशहूर रिएक्शन है। डबल बॉन्ड, किसी चीज में डबल बॉन्ड को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, बोरोमीन का सोल्यूशन लेते हैं। ठीक है, और उसको उस चीज में ऐड कर देते हैं। फर्ज करें ये टेस्ट ट्यूब है, इसके अंदर आपने जो ना वो कंपाउंड ऐड कर दिया, ये बोरोमीन का सोल्यूशन, इसमें आपका कंपाउंड था, आपने चेक करना था कि इस कंपाउंड में डबल बॉन्ड है या नहीं। उसमें आपने बोरोमीन का सोल्यूशन ऐड कर दिया। तो अगर बोरोमीन का कलर खत्म हो जाए, कलरलेस हो जाए, तो इसका मतलब वहां पे डबल बॉन्ड है। ठीक है, ये वाला रिएक्शन होता है ना डबल बॉन्ड की मौजूदगी को, बोरोमीन वाटर टेस्ट इसको हम कहते हैं। ठीक है, ये डबल बॉन्ड की मौजूदगी को चेक करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये वाला टेस्ट भी पॉजिटिव आया, मतलब हमने उसको ऐड किया तो बोरोमीन का कलर खत्म हो गया, जिससे हमें ये पता चला कि इसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद है। मतलब अभी तक हमने तीन चीजें कंफर्म की हैं कि असीटोएसिटिक एस्टर में C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है, असीटोएसिटिक एसिड में OH ग्रुप मौजूद है, फंक्शनल ग्रुप बात कर रहा हूँ, और असीटोएसिटिक एसिड में कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन भी मौजूद है। ये तीन चीजें हमने कंफर्म की। चौथा ये है, हम एक एक रिएक्शन होता है जिसमें अगर हम इसका रिएक्शन करवाए ना न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ। फेरिक क्लोराइड का फार्मूला होता है FeCl3। ठीक है, न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड के साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं तो वो देता है रेडिश वायलेट कलर। ठीक है, रेडिश वायलेट कलर बना देता है। तो रेडिश वायलेट कलर का बनना ये बताता है कि इसके अंदर दो चीजें मौजूद हैं, C डबल बॉन्ड O भी मौजूद है, और O नहीं बल्कि इसके अंदर इनोल मौजूद है। इनोल क्या होता है, C डबल बॉन्ड O और C डबल बॉन्ड C। ठीक है, और इसके साथ OH लगा हुआ किसी एक के साथ। ये इस चीज को बताता है ये वाला टेस्ट, कि इसके अंदर इन और ओल, इन ओल का मतलब ये है कि डबल बॉन्ड भी मौजूद है और OH भी मौजूद है। तो मतलब ये हुआ, अभी तक हमने जितने भी टेस्ट किए हैं उन टेस्टों ने हमें क्या बताया है, उन टेस्टों ने हमें ये कंफर्म किया है कि एसिटोएसिटिक एसिड के अंदर ये तीन फंक्शनल ग्रुप मौजूद होते हैं, एक कार्बोनाइल OH और C डबल बॉन्ड C। इस चीज को हम कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं इसके दो स्ट्रक्चर से। हमने कहा कि इसके दो स्ट्रक्चर होते हैं। स्ट्रक्चर वन जो होता है वो उसकी कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म में देखें C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप मौजूद है, लेकिन बाकी दोनों इसमें मौजूद नहीं है ये वाले। ठीक है, ये दोनों कब आएंगे, जब इसके अंदर होगा टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म क्या होगा कि ये वाला एक H इधर ट्रांसफर होगा। ठीक है, और यहाँ पे OH बन जाएगा, और उसके नतीजे में एक ये वाला जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो अब इस फॉर्म में जो इसकी इनोल फॉर्म है, इनोल फॉर्म के अंदर उसके अंदर बाकी दो फंक्शन ग्रुप मौजूद थे जो कीटो में नहीं थे। मतलब अब इनोल फॉर्म के अंदर OH भी है, ठीक है, C डबल बॉन्ड C भी है, और C डबल बॉन्ड O भी है। तो असीटोएसिटिक एस्टर जो है ना वो दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एक उसकी कीटो फॉर्म होती है और एक इसकी इनोल फॉर्म होती है। हालांकि ये आमतौर पे इस फॉर्म में ज्यादा पाया जाता है, कीटो फॉर्म में। ठीक है, लेकिन जो ना उसकी इनोल फॉर्म भी एग्जिस्ट करती है, उसकी कंपोजिशन थोड़ी होती है लेकिन बहरहाल वो होती है। तो यहाँ से हमें एक एविडेंस मिलता है, एक सबूत मिलता है कि इसके अंदर दोनों फॉर्म्स पाई जाती हैं, ये दोनों शक्लों में पाया जाता है, कीटो फॉर्म में भी और इनोल फॉर्म में भी। ठीक है, तो ये आगे हम इसके बारे में मजीद भी पढ़ेंगे। तो बहरहाल ये ना यहाँ पे इक्विलिब्रियम का साइन है, मैंने आपको शायद पहले भी बताया कि ये जो इक्विलिब्रियम का साइन ये शो करता है कि ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, और हर रिवर्सिबल प्रोसेस में एक इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश होता है। इक्विलिब्रियम में दोनों चीजों की मिकदार बराबर नहीं होती, लेकिन उनका एक दूसरे में कन्वर्ट होने की रफ्तार या स्पीड जो होती है वो बराबर होती है। मसलन इसका मतलब ये है कि अगर 1 मिनट में ये कीटो फॉर्म इनोल में तब्दील हो रही है एक, तो उसी 1 मिनट में ये इनोल फॉर्म भी कीटो में तब्दील हो रही है। मतलब दोनों की मिकदार में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये ऐसे ही है कि अगर कमरे के बाहर 10 लोग हैं, कमरे के अंदर 5 लोग हैं, और हर 1 मिनट बाद एक बंदा बाहर चला जाता है अंदर से, और एक बाहर से अंदर आ जाता है, तो अंदर और बाहर लोगों की तादाद में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको हम कहते हैं ये इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो जब इक्विलिब्रियम स्टैब्लिश हो जाता है तो इसकी मिकदार ज्यादा है कीटो की, इनोल की क्या है, कम है। मिकदार कम है इसका ये मतलब नहीं कि वो होती नहीं, होती जरूर है, लेकिन उसकी मिकदार क्या होती है, कम होती है। जी बच्चों, यहाँ तक प्रॉब्लम हो एविडेंस में?
ये समझ आई है कहानी ये वाली एविडेंस की? जी कशफ। बच्चों आवाज आ रही मेरी सही? सर आ रही है। अच्छा ठीक है, समझ आ गई, आगे चलें। अच्छा जी, यस। नेक्स्ट ये है कि अब हमने बात की, मैंने ये लास्ट में बात की कि भाई कीटो फॉर्म भी होती है, इनोल भी होती है। कुछ हमारे पास कंपाउंड ऐसे होते हैं जिनकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है, कुछ में इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है। अब हम पढ़ते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी का ताल्लुक किन चीजों के साथ होता है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कीटो और इनोल फॉर्म में ये है कि अगर तो हमारे पास सिंपल मोनोकार्बोनाइल कंपाउंड, मोनोकार्बोनाइल का मतलब जिसके अंदर एक कार्बोनाइल ग्रुप मौजूद है, ठीक है, एक कार्बोनाइल ग्रुप वाले कंपाउंड्स के अंदर कीटो फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, मतलब ये देखे ना, यहाँ ये इसकी कीटो फॉर्म है ये वाली, और ये वाली इनोल फॉर्म है। ठीक है, तो इसमें एक कार्बोनाइल ग्रुप था तो इसकी कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है इनोल फॉर्म से। क्यों? क्यों क्यों वो कहते हैं जी बॉन्ड की टाइप्स का फर्क है। कीटो फॉर्म में सी डबल बॉन्ड ओ है। ठीक है, कितनी तरह के बॉन्ड है? 3 तरह के। कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन है, और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है। मतलब इसके अंदर अगर आप टोटल बॉन्ड काउंट करें तो 6 बॉन्ड है कार्बन और हाइड्रोजन के। ठीक है, और एक बॉन्ड है 3 बॉन्ड है कार्बन कार्बन के। ठीक है, और एक बॉन्ड वो है जिसमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बना हुआ है। ठीक है, इसके अंदर बॉन्ड्स कौन से हैं? इसके अंदर 5 कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक है, और इसके अंदर जो है वो एक कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है। ठीक है, एक कार्बन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है, और एक इसके अंदर हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन है। ठीक है, तो दोनों में बॉन्ड्स की टाइप्स का तो फर्क है ही। तो अब हम देखते हैं बॉन्ड्स की एनर्जी। तो जब बॉन्ड्स की एनर्जी देखते हैं ना, तो इन सब की एनर्जी को जब हम जमा करते हैं कीटो फॉर्म की एनर्जीज को और इनोल फॉर्म की एनर्जीज को, बॉन्ड एनर्जी को, बॉन्ड एनर्जी क्या होती है? बॉन्ड एनर्जी एनर्जी की वो मिकदार होती है जो किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है। ये हमें बताती है कि कोई बॉन्ड कितना मजबूत है या कितना वीक है। जो बॉन्ड जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा मजबूत होगा, उसकी बॉन्ड एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। ठीक है, तो जब हम इनकी बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं तो ये आती है 1502 आती है। जब इनकी बॉन्ड एनर्जीज कैलकुलेट करते हैं तो ये 1433 आती है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कीटो फॉर्म है इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है तो ये ज्यादा स्टेबल है, चाहे थोड़ा सा ही फर्क है। ठीक है, 60-70 का फर्क है, 67 या पता नहीं समथिंग बनेगा। तो लेकिन ये कीटो फॉर्म जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है क्योंकि उसकी बॉन्ड एनर्जी जो है वो ज्यादा है, वो ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, दूसरी तरफ अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो हाँ, अगर कोई ऐसा कंपाउंड हो जिसके अंदर इनोल फॉर्म जो होती है वो कॉन्जुगेशन में हो किसी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, अनसैचुरेटेड सिस्टम के साथ, जो हमने कॉन्जुगेशन पढ़ते हैं जैसा कि रेजोनेंस में पढ़ते हैं, तो फिर इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी। मिसाल के तौर पर फिनोल है। अब फिनोल की 2 फॉर्म्स हो सकती हैं, एक तो ये इसकी इनोल फॉर्म है फिनोल की, और ये इसकी कीटो फॉर्म है। ठीक है, अब इसकी जो इनोल फॉर्म है उसमें क्या है कि ये डबल बॉन्ड तीनों कॉन्जुगेशन में आ जाते हैं, बेंजीन रिंग बन जाती है। बेंजीन रिंग बहुत स्टेबल होती है। इसमें क्या होती है कि ये कॉन्जुगेशन में तो हैं 3 बॉन्ड, ठीक है, लेकिन यहाँ पे बेंजीन रिंग नहीं बन रही, और बेंजीन रिंग ना बनने की वजह से इसमें एरोमेटिक, मतलब हम कह सकते हैं कि ये वाला जो कंपाउंड है ये एरोमेटिक है। ठीक है, एरोमेटिक है ये वाला कंपाउंड। और जो दूसरा है ये वाला, ये नॉन एरोमेटिक है, या इसको हम एंटी एरोमेटिक भी कह सकते हैं, ये एरोमेटिक नहीं है। तो एरोमेटिक कंपाउंड हमेशा ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स। तो इस वजह से ये वाला इसमें इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल होगी एज कंपेयर टू कीटोन फॉर्म, कीटोनिक फॉर्म या कीटो फॉर्म इसको हम बोलेंगे। ये एन मैंने डाल दिया, मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, तो अगर तो इनोल फॉर्म में कॉन्जुगेशन इस तरह की हो जाए तो इनोल फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कीटो फॉर्म, अदरवाइज कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तीसरी चीज ये है कि कई दफा ये होता है कि इनोल फॉर्म जो होती है ना उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाती है इंट्रामॉलिक्यूलर, जैसा कि हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे पहले पढ़ी है। तो ये जो एसिटोएस्टिक ईस्टर अभी मैंने बनाया था ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये एसिटोएसिटिक ईस्टर जो है इसके अंदर ये इसकी कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है किसी तरह से, बताएं सर? इंटरमॉलिक्यूलर थोड़ा बहुत बन सकता है, वो भी किस वजह से कि ये ऑक्सीजन हो
और किसी दूसरे मालिक्यूल का हाइड्रोजन हो फिर बन सकता है इंटरमालिकुलर वाला, लेकिन इंट्रामालिकुलर इसमें नहीं बन सकता। ठीक है, तो जो कीटो फॉर्म है उसमें हाइड्रोजन बॉन्ड अगर बन भी सकता है तो इंटरमालिकुलर बन सकता है किसी दूसरे मालिक्यूल के साथ। ठीक है, जबकि इसकी जो इनोल फॉर्म है उसमें इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। ठीक है, इनोलिक फॉर्म में हुआ क्या है बेसिकली, इनोलिक फॉर्म में ये वाला जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो गया। अब ये वाला हाइड्रोजन इस ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, और आपने पढ़ा था कि जो इंट्रामालिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो मॉलिक्यूल को बहुत स्टेबल बना देती है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे इनोलिक फॉर्म जो है ना वो ज्यादा स्टेबल होगी एसिटोएस्टिक ईस्टर में। वजह क्या है कि इसमें इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड पाया जाता है, जबकि कीटो फॉर्म में इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं पाया जाता, इस वजह से ये ज्यादा स्टेबल होगी। ठीक है, और नेक्स्ट इनकी स्टेबिलिटी पे सॉल्वेंट का भी इफेक्ट होता है। ठीक है, सॉल्वेंट किस तरह से इफेक्ट करता है कि भाई अब देखिए यहाँ पे आपको फर्ज करें एसिटाइल एसीटोन, ये देखिए फर्ज करें ये आपके पास कोई किसी की कीटो फॉर्म है। ठीक है, और ये उसका साथ 3 बॉन्ड बने हुए हैं कार्बन के, इस कार्बन के भी 3 बॉन्ड। ये जो कीटो फॉर्म है ना और जो इनोल फॉर्म है, ये कीटो से इनोल में कैसे कन्वर्ट होती है, कीटो से इनोल में इसने तब कन्वर्ट होना है जब ये वाला लॉन पेयर इस हाइड्रोजन पे अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा। ठीक है, इसके नतीजे में यहाँ पे COH आ जाएगा और यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा और बाकी सारा मॉलिक्यूल वैसे का वैसे है। ठीक है, ये इसलिए इसने ऐसे कन्वर्ट होना है। लेकिन अगर ये वाला जो इलेक्ट्रॉन का पेयर था, ये वाला जो ऑक्सीजन पे इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये अवेलेबल ही ना हो, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन का जो पेयर है ये अगर अवेलेबल ही ना हो तो फिर ये टाटोमेरिज्म नहीं कर सकता। अवेलेबल ना होने का मतलब क्या है, अगर फर्ज करें हमने इसको पानी में डिसॉल्व किया हुआ है तो पानी के हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। मैंने कहा था कि ये इंट्रा नहीं बना सकता लेकिन इंटर बना सकता है। ठीक है, पानी के हाइड्रोजन इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। हाइड्रोजन बॉन्ड बनने से क्या होता है कि ये वाला इलेक्ट्रॉन का पेयर जो होता है वो अब टाटोमेरिज्म के लिए अवेलेबल नहीं है, ना ये वाला अवेलेबल है ना ये वाला अवेलेबल है। तो इसका मतलब ये है कि इसका इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होना मुश्किल हो गया है ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ वाटर, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऑफ वाटर। ठीक है, तो पानी का हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाना इसको कीटो फॉर्म में, अच्छा कीटो फॉर्म में कन्वर्ट होने से रोकता है। ठीक है, अच्छा तो जबकि जैसे जैसे पोलैरिटी कम होती जाएगी, जैसे जैसे ये वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग कम होती जाएगी, इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होना आसान होता जाएगा। हत्ता कि अगर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो इनोल फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल होगी। इसकी एग्जांपल ये बुक में भी एक ये बुक का टेबल बना हुआ है कि अगर हमारे पास एसिटाइल एसीटोन हो, एसिटाइल एसीटोन को ये यही इसी को कहते हैं, ये एसिटाइल एसीटोन है। ठीक है, ये वाला एसिटो एसिटिक ईस्टर जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे ना इसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा है यहाँ पे ओ भी आता है। ठीक है, बहरहाल ये इसको हम एसिटाइल ग्रुप बोलेंगे और ये एसीटोन होगा। तो एसिटाइल एसीटोन जो है इसके अंदर क्या होता है कि ये जो है इसको अगर हम मुख्तलिफ सॉल्वेंट में डिजोल्व करें तो इसकी इनोल फॉर्म की परसेंटेज कितनी होती है, वाटर में 15% इनोल होता है, एसीटोनाइट्राइल में 58। ठीक है, किसी कोई भी सॉल्वेंट ना हो तो 80%, जबकि हेक्सेन में ये 92%। ये हो क्या रहा है बेसिकली, जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे नीचे आते जा रहे हैं तो पोलैरिटी कम हो रही है, पोलर जो करेक्टर है वो कम हो रही है, पोलैरिटी जो ना वो डिक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर से नीचे पोलैरिटी कम हो रही है, जैसे जैसे पोलैरिटी कम होगी तो इनोल फॉर्म की जो परसेंटेज है वो भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो ये इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट है ऑन इनोलाइजेशन कि पोलर सॉल्वेंट जो होता है उसमें इनोल फॉर्म कम होती है, कीटो फॉर्म ज्यादा स्टेबल होती है और इसी वजह से उसमें कीटो फॉर्म ज्यादा पाई जाती है। जबकि जैसे जैसे सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम करेंगे तो जो है वो जैसे जैसे हम सॉल्वेंट की पोलैरिटी कम करेंगे तो इनोल फॉर्म की परसेंटेज जो है वो वहां पे बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ तक। अच्छा जी, लास्ट पे ये हमने टाटोमेरिज्म की एक टाइप पढ़ी है, कीटो इनोल टाटोमेरिज्म। टाटोमेरिज्म की कुछ और टाइप्स होती हैं, उनको हम जस्ट एक उनका देखेंगे थोड़ा सा। पहली उसकी टाइप है नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटोमेरिज्म। नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटोमेरिज्म क्या होता है हाँ जी,
नाइट्रोसोक्साइम में एक नाइट्रोसो फॉर्म होती है, एक ऑक्साइम फॉर्म होती है। टाटोमरिज्म का मतलब सिंपल यही है कि हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये अगेन यहाँ पे एक ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन अटैक करेगा इस हाइड्रोजन पे, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और उसके नतीजे में ये ऑक्साइम फॉर्म बन जाएगी, ठीक है। बल्कि ये यहाँ पे क्या होगा, हाँ ऑक्साइम फॉर्म ऐसे बनेगी कि ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है, और ये इधर शिफ्ट होगा, इसके नतीजे में ये ऑक्साइम फॉर्म बन जाएगी। तो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसो ऑक्साइम टाटोमिज्म। इसमें ऑक्साइम जो होती है वो ज्यादा स्टेबल होती है एज कंपेयर टू नाइट्रोसो, ठीक है। इसी तरह दूसरी है नाइट्रो और एसी नाइट्रो टाटोमिज्म। इसमें क्या है कि ये नाइट्रो फॉर्म है, ठीक है, नाइट्रो फॉर्म है। इस नाइट्रो फॉर्म में अगर अगेन वही काम हो कि ये वाला ऑक्सीजन जो है वो एक प्रोटॉन पे अटैक करे, लेट्स सपोज इसी प्रोटॉन पे अटैक करता है, और उसके नतीजे में क्या हो, ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाए, ठीक है। तो इसके नतीजे में ये वाला एक मतलब ये नया बॉन्ड बन गया, ये नया बॉन्ड बन गया, ठीक है। तो इसके नतीजे में ये जो फॉर्म बनती है इसको हम एसी नाइट्रो बोलते हैं। तो ये इसमें भी नाइट्रो फॉर्म ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू एसी नाइट्रो फॉर्म, ठीक है। और इसकी लास्ट टाइप है इमाइन और इनामाइन टाटोमेरिज्म, ठीक है। ये भी वैसे ही देखे ना, एक में इमाइन फंक्शन ग्रुप है ये वाला, इसमें ये फंक्शन ग्रुप इमाइन है, और दूसरे में इन और अमाइन है। इन मीन ये वाला और अमाइन मीन ये वाला, ठीक है। तो ये इसको हम अमाइन बोलते हैं, उसको इन अमाइन बोलते हैं। तो इसमें इमाइन जो है वो ज्यादा स्टेबल है, इसमें भी वही काम होता है कि ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होता है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन जो है ना वो उसको अटैच करता है अपने साथ हाइड्रोजन को, ठीक है। तो इसके नतीजे में ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट होता है, ठीक है। तो ये इस तरह का टाटोमिज्म जो है वो इसमें वो पाया जाएगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा, ये इसमें थोड़ा सा स्ट्रक्चर में है गड़बड़, वो आप सही कर लीजिएगा। यहाँ पे हाइड्रोजन आ जाएगा और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज ही रहेगा, सही है। तो इसको इमाइन और इनामाइन जो ना वो कहते हैं। ये यहाँ पे हाइड्रोजन लगा लीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा मैं जब आपको पीडीएफ भेजूं तो हाइड्रोजन लगा के भेजूं, ठीक है। तो बहरहाल ये टाटोमेरिज्म की टोटल 4 टाइप्स आपने पढ़ी हैं, कीटोइनोल टाटोमेरिज्म, नाइट्रोसोक्साइम, नाइट्रोएसी नाइट्रोटाटोमेरिज्म, इमाइन और इनामाइन टाटोमेरिज्म। इसमें हमने कीटोइनोल टाटोमेरिज्म को डिटेल में पढ़ा है और वही ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, लेकिन बहरहाल ये भी हमें पता